हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 7 का मेजर 16 पेपर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं एक बात का आपको श्योरिटी और गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में मैं 12 क्वेश्चन कराऊंगा और ये 12 क्वेश्चन से ही आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर आएगा। मीन्स आप जब एग्ज़ाम दे के आओगे ना तो बगल में आप क्वेश्चन पेपर और वीडियो रख के मिला लेना। मैं जो ये 12 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ 100% उसी में से आपका पेपर आएगा। तो एकदम भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको क्या करना है, बस एक बार वीडियो को ध्यान से देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान के व्यापारिक द्वार खोलने के कारण एवं महत्व की विचारणा करें। मीन्स इसमें हमें जापान जो व्यापारिक द्वार खोला था ना उसका कारण और उसका महत्व बताना है। तो आइए समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का उत्तर। सबसे पहले हमें लिखना है प्रस्तावना। अब आप सेमेस्टर 7 में आपको पता है कि आंसर कैसे लिखा जाता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक बंद देश था। जापान में विदेशियों का प्रवेश और व्यापार पर प्रतिबंध लगा रखा था। 1853 ईस्वी में अमेरिका के कमांडर पेरी के आगमन के बाद जापान के द्वार खुले। इस घटना ने जापान के इतिहास में एक नया युग का शुरुआत किया। बेसिकली है क्या, 19वीं शताब्दी तक जापान था बंद देश। कौन सा देश था? बंद देश। अब बंद देश कहाँ होता है? जहाँ पे व्यापारी मीन्स विदेशी प्रवेश निषेध हो और व्यापार ना करने दिया जाए। साथ ही में 1853 में जब अमेरिका के कमांडर पेरी आए तो पहली बार जापान का व्यापारिक द्वार खुला। पहली बार क्या हुआ? जापान का व्यापारिक द्वार हुआ खुला, जिससे इतिहास में एक पूरा तरह से नया पन्ना ही जुड़ गया, एक नया युग चालू हो गया। तो आइए शुरू से शुरू समझते हैं। जापान के व्यापारिक द्वार खुलने के कारण आखिर क्यों खुला था ये व्यापारिक द्वार? अमेरिका की व्यापारिक आवश्यकता। अमेरिका एशिया में अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता था। अमेरिका को चीन और जापान बंदरगाह की आवश्यकता थी। अमेरिका जहाज़ों के ईंधन और सुरक्षा के लिए जापानी बंदरगाह चाहता था। तो सबसे पहला कारण क्या था जापानी व्यापारिक द्वार खोलने का? तो सबसे पहला कारण था अमेरिका का व्यापारिक आवश्यकता। अमेरिका का व्यापारिक आवश्यकता। अब अमेरिका क्या है, एशिया में ना व्यापार करना चाहता था। अब व्यापार के लिए उसको चीन और जापान का बंदरगाह चाहिए था। चीन और जापान का बंदरगाह चाहिए था। बंदरगाह, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, बंदरगाह का मतलब होता है पोर्ट, जो समुद्र के बगल में व्यापार करने के लिए बनाया जाता है, जहां जहाज रुकता है। अब अमेरिका जहाज और ईंधन की सुरक्षा के लिए क्या प्रेफरेंस दिया था? जापानी बंदरगाह को प्रेफरेंस दिया था। दूसरा कारण जो था वो था पश्चिमी देशों का दबाव। दूसरा कारण क्या था? पश्चिमी देशों का दबाव। अब यूरोपीय देश एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। पश्चिमी शक्तियां जापान के साथ व्यापार करना चाहती थी। जापान पश्चिमी सैन्य शक्तियों से भयभीत हो गया था। अब दूसरा कारण क्या था? पश्चिमी देशों का दबाव। मीन्स ऐसे देश जो कि पश्चिम में थे वो पहले तो जापान में व्यापार करना चाहते थे, मीन्स एशिया में अपना दबाव बढ़ाना चाहते थे, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, और वो जापान के साथ भी व्यापार करना चाहते थे। दूसरा ये बात था कि पश्चिमी देश का जो सैन्य शक्ति था, मीन्स जो उनका आर्मी और नेवी था, उससे जापान थोड़ा डर भी गया था, भयभीत हो गया था। अब तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण आता है, जो कि है कमांडर पेरी का आगमन। कमांडर पेरी का आगमन। अब 1853 में कमांडर पेरी अमेरिका युद्ध पोत लेकर जापान पहुंचे। उन्हें जापान को व्यापार के लिए दबाव डाला। जापान पश्चिमी हथियारों और जहाज़ों की शक्ति देखकर डर गया। बेसिकली हुआ क्या था कि 1853 में कमांडर पेरी पहली बार जापान आए। अब वो जापान आए जब, तो उन्होंने युद्धपोत साथ में लाया। अब इससे हुआ क्या कि जापान जो है पश्चिमी हथियारों और जहाज़ों की शक्ति देखकर घबरा गया, डर गया। तो ये भी एक कारण था कि जापान क्यों व्यापार के लिए तैयार हुआ। चौथा कारण की बात कर ले तो जापान में आंतरिक कमजोरी। टोकुगावा शासन कमज़ोर हो चुका था। जो जापान का उस टाइम का शासन था, टोकुगावा शासन, वो क्या हो चुका था? कमज़ोर हो चुका था। जापान आधुनिक तकनीकों में पश्चिम से पीछे था, और उस समय क्या था, जापान जो है आधुनिक तकनीकों में से पश्चिमी देशों से पीछे रह गया था। तो ये 5 कारण थे। सबसे पहले अमेरिका को व्यापारिक आवश्यकता, दूसरा था पश्चिमी देशों का दबाव, फिर था कमांडर पेरी का आगमन, और फिर था जापान में आंतरिक कमजोरी। तो ये कुछ कारण थे कि जापान का व्यापारिक द्वार क्यों खुला। अब आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कानगांव की संधि के बारे में। तो संधि की मुख्य बातें, जापान ने 2 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए। जापान ने क्या किए? 2 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए। अमेरिका जहाज़ों को जापान में सुरक्षा भी दी गई। अमेरिका
के व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए। अमेरिका को क्या प्राप्त हुआ? व्यापारिक अधिकार। जापान के द्वार खोलने का महत्व। अब जो जापान द्वार खोला उससे महत्व क्या क्या हुआ, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या था, उसको समझ लेते हैं। जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। अब व्यापारिक द्वार खोलने से क्या हुआ? सबसे पहले तो जापान का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। अब कैसे हुआ? जापान ने पश्चिमी शिक्षा और तकनीक को अपनाना शुरू कर दिया। आधुनिक उद्योग का विकास होने लगा। सेना और नौसेना को आधुनिक बनाया गया। सबसे पहले पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी तकनीक का प्रयोग जापान करने लगा। दूसरा बात है, आधुनिक उद्योग का भी विकास हुआ, मीन्स मॉडर्न फैक्ट्रीज लगाई गई और सेना और नौसेना को भी आधुनिक किया गया। अगला पॉइंट आता है जो कि है सन्नती व्यवस्था का अंत हुआ। टुकसाओ शासन की कमजोरी स्पष्ट हो गई थी। जनता में परिवर्तन की मांग बढ़ रही थी। आगे चल के म्योजी पुनः स्थापना हुई। बेसिकली ये क्या बता रहा है कि सम्मति का जो व्यवस्था था उसका अंत हुआ, मीन्स वहाँ का जो राजशाही था वो डेमोलिश हुआ। तीसरा महत्व की बात कर ले, विदेशी व्यापार का विकास हुआ। विदेशी व्यापार का क्या हुआ? विकास। अब जाहिर सा बात है, अगर आप बिजनेस गेट खोल रहे हो तो वो दोनों तरफ के लिए खुलेगा। जापान का विश्व देश से संपर्क बढ़ा, नए बाजार, व्यापारिक अवसर मिले, आर्थिक विकास को गति मिली। तो इससे हुआ क्या? सबसे पहले तो जापान को नया बाजार मिला, उसके बाद उसका व्यापारिक अवसर बढ़ा, साथ में आर्थिक विकास भी काफ़ी तेज हो गया। इसका ये बात हुआ, ये फ़ायदा हुआ कि जैसे अभी हम जापान को जानते हैं, जापान काफ़ी शक्तिशाली हो गया है, तो जापान एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। जापान ने कम समय में आधुनिक राष्ट्र का रूप ले लिया। आगे चल के जापान एशिया की एक प्रमुख शक्ति बन गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कारण डिस्कस किया कि क्यों आखिर बिजनेस गेट खोला गया था, और फिर उसका महत्व को जाना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है जो कि काफ़ी शॉर्ट है, आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में जो कि है माइजी पुनः स्थापना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। बेसिकली इसमें हमें माइजी रिस्टोरेशन के बारे में बताना है कि माइजी रिस्टोरेशन क्या है, माइजी पुनः स्थापना क्या है, इसका विशेषता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो 1868 ईस्वी में जापान में माइजी पुनः स्थापना हुई। इस घटना के बाद सम्राट माइजी वास्तविक सत्ता प्राप्त हुई। जापान में आधुनिक सुधार की शुरुआत हुई। मौजी पुनः स्थापना के बाद जापान एक आधुनिक राष्ट्र बनाया। देखिए तो हुआ क्या कि सबसे पहले मौजी पुनः स्थापना क्या है, मौजी पुनः स्थापना के बाद ना सम्राट मौजी जो थे उनको जापान की सत्ता मिली। मौजी पुनः स्थापना के बाद सम्राट मौजी को जापान की सत्ता मिली। अब आइए क्वेश्चन को ज़रा डिटेल में समझ ले कि आखिर इसका विशेषता क्या क्या हुआ, मौजी पुनः स्थापना जो हुआ ना उसका क्या क्या विशेषता रहा। सबसे पहले आता है समंती व्यवस्था का अंत। अब इससे पहले राजा कौन थे? मौजी से पहले समंती थे। अब जापान में समंतों की शक्तियां समाप्त कर दी गई। टोमायो और सुमिराई वर्ग को विशेष अधिकार खत्म कर दिया गया। पूरे देश पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या कि जो सामंतों की शक्तियाँ थी उन्हें समाप्त कर दी गई और पूरा देश में केंद्रीय सरकार लागू हुआ, केंद्रीय सरकार का नियंत्रण चलने लगा। दूसरा विशेषता की बात करें तो सम्राट की शक्तियों में वृद्धि। सम्राट को सर्वोच्च शासक बनाया गया। अब सम्राट ही पूरे देश का हेड होंगे। शासन का संचालन सम्राट के नाम पर होने लगा। जो पूरा देश चल रहा था वो किसके नाम पे चलने लगा? वो चलने लगा सम्राट के नाम पे। वहीं जनता में सम्राट के प्रति इज्जत कम बढ़ गई। जनता में जो है सम्राट के प्रति सम्मान बढ़ा। फिर आता है प्रशासनिक सुधार। जापान को कई प्रशासनिक भागों में बांटा गया। आधुनिक प्रशासनिक विशेषता लागू की गई। सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होने लगी। अब देखिए जापान में प्रशासनिक सुधार कैसे हुआ। सबसे पहले जापान को कई हिस्सों में बांटा गया, प्रशासनिक हिस्सों में कई हिस्सों में बांटा गया। फिर वहाँ आधुनिक प्रशासन व्यवस्था लागू हुई। उसके बाद जो इन पोस्ट पे आते थे ना, मीन्स जो इन प्रशासन में आते थे, उन अधिकारियों का नियुक्ति योग्यता के आधार पे होने लगा। किसके आधार पे होने लगा? योग्यता के आधार पे होने लगा, जिसके कारण वहाँ प्रशासनिक सुधार काफ़ी तेज़ी से हुआ। फिर आता है सैन्य सुधार। अब आधुनिक सेना और नौसेना का निर्माण किया गया। अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई। पश्चिमी देशों की सैन्य तकनीकी अपनाई गई। अब हुआ क्या था, जो व्यापार गेट खुला था ना, जो बिजनेस ओपनिंग हुआ था, उसके कारण पश्चिमी देश जापान आ गए थे। अब उससे हुआ क्या कि इनका सैन्य तकनीकी जो है एडवांस हुआ, मीन्स आधुनिक सेना और नौसेना का निर्माण किया गया। फिर अनिवार्य सैनिक सेवा को भी लागू कर दिया गया कि देश में हर कोई को सेना में जाना है। पश्चिमी देशों की सैनिक तकनीक अपनाई गई। जो पश्चिमी देश यूज़ करते थे ना, वो तकनीक अपनाया गया।
फिर आता है शिक्षा में सुधार। आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की गई, स्कूल और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। फिर आता है औद्योगिक विकास, मीन्स फैक्ट्री और इंडस्ट्री का क्या डेवलपमेंट रहा वो। सरकार ने उद्योग का प्रस्तावना दिया, रेलवे, डाक, संचार व्यवस्था का विकसित की गई। फिर आता है आर्थिक सुधार, नई व्यवस्था लागू की गई, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली शुरू की गई, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले नई व्यवस्था ही लागू कर दी उन्होंने, फिर आधुनिक बैंक प्रणाली को शुरू किया और व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। फिर आता है संवैधानिक विकास। इसमें क्या हुआ कि नया संविधान लाया गया, सबसे ज़रूरी है इसमें क्या लाया गया, नया संविधान ही लाया गया। जापान में संसद की स्थापना हुई, जनता को राजनीतिक अधिकार भी दिए गए। तो संवैधानिक सुधार क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने नया संविधान लागू किया जिसमें संसद की स्थापना हुई और साथ में जनता को कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिए गए। अब इसका महत्व समझ लेते हैं, जो मोइजी पुनर्स्थापना है उसका महत्व क्या हुआ। तो जापान आधुनिक राष्ट्र बन गया। हमने जो उसका विशेषता देखा था ना, ज़्यादातर वही उसका महत्व होगा, क्योंकि जो विशेषता रहता है वही आगे चल के महत्व बन जाता है। तो जापान एक आधुनिक राष्ट्र बना। जापान ने पश्चिमी देशों की बराबरी करना शुरू कर दिया। देश में तेज आर्थिक और औद्योगिक विकास हुआ, जैसा अभी हम सब देख रहे हैं। जापान शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अब जापान क्या हुआ, एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। जापान एशिया के प्रमुख शक्तियों में आने लगा, एक प्रमुख शक्ति बन गया। उसने चीन और रूस को युद्ध में पराजित भी किया। जापान ने क्या है, चीन और रूस को युद्ध में भी पराजित किया। निष्कर्ष की बात कर ले तो मोइजी पुनर्स्थापना जापान को इतिहास के क्रांतिकारी घटना थी। इससे जापान के आधुनिकीकरण संगठित और शक्तिशाली राष्ट्र बनाया। इसके कारण जापान विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और एक बात के लिए आप एकदम टेंशन फ्री रहिए। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हाँ जी आपने सही सुना, जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन करवाया होगा। तो आप एकदम भी स्ट्रेस ना लें, आप बस इस वीडियो को अच्छे से देखें, आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 100% हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। मोइजी पुनर्स्थापना ने जापान को आधुनिकीकरण में किस प्रकार से योगदान किया। तो ये जो हमने मोइजी पुनर्स्थापना पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उसने जापान को आधुनिक बनाने में कैसे सहायता किया। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट बनाने में ना बहुत एफर्ट लगता है और आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए किसी रिवॉर्ड से कम नहीं होता। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मोइजी पुनर्स्थापना के बाद क्या हुआ, इस घटना के बाद जापान में आधुनिक सुधार की शुरुआत हुई। जापान ने पश्चिमी देशों की तकनीक और व्यवस्था को अपनाया। इसके कारण जापान तेज़ी से आधुनिक राष्ट्र बन गया। अब आइए सबसे पहले जो देखिए क्वेश्चन 2 में जो इसका महत्व था ना, वही इसका आधुनिक राष्ट्र बनने में सहायता किया। मीन्स आधुनिकीकरण में इसका विशेषता ही सहायता किया, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा। आइए एक बार उसे फिर से देख लेते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण, सबसे पहले क्या आया, राजनीतिक आधुनिकीकरण। सम्राट को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई। अब सबसे ज़्यादा हेड कौन है, सम्राट है। केंद्रीकृत शासन व्यवस्थित स्थापित की गई, मीन्स अब केंद्रीय सरकार चलेगा। साथ ही साथ संसद की भी स्थापना की गई, नया संविधान भी लागू किया और कुछ लोगों को लोगों को कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिए, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन में कराया। फिर आता है प्रशासनिक सुधार। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा है कि प्रशासनिक सुधार कैसे हुआ। पूरे देश में एक समान प्रशासन लागू किया गया। सामंती राज्यों को समाप्त किया गया। योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की गई। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि प्रशासन में कौन आए, योग्य अधिकारी आए। कौन आए, योग्य अधिकारी आए। सैन्य आधुनिकीकरण, ये भी मैंने ऊपर करवा रखा है। आधुनिक सेना और नौसेना बनाई गई। पश्चिमी देशों की तकनीक अपनाई गई। अनिवार्य सेना सेवा लागू कर दिया गया। जापान की सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई। इससे हुआ क्या, जापान की सैन्य शक्ति बहुत बढ़ गई। फिर आता है औद्योगिक विकास। ये मैंने ऊपर बताया ना, जो आपने विशेषता पढ़ा वही ये सब का कारण बना। नए उद्योग और कारखाने स्थापित किए गए। रेलवे और जहाज का निर्माण किया गया। सरकार ने औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया।
आर्थिक सुधार की बात कर ले तो आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था लाई गई, नई कार्य प्रणाली लागू की गई, विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया गया। सबसे पहले क्या हुआ कि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली आया, और जब बिजनेस गेट खुला तो क्या हुआ, विदेश व्यापार जो है वो तेज़ी से बढ़ा। विदेश व्यापार क्या हुआ, तेज़ी से बढ़ा, जिससे देश आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बन गया था। शिक्षा की विकास की बात कर ले तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई, विद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को क्या दिया गया, महत्व दिया गया, साथ में जनता में जागरूकता भी बढ़ाई गई। सामाजिक सुधार की बात कर ले तो सामुदायिक वर्ग को जो विशेष अधिकार दिए जाते थे ना, सबसे पहले वो समाप्त किए गए हैं। समाज में समानता की भावना विकसित हुई, पश्चिमी जीवन शैली का भी प्रभाव बढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसका महत्व यही रहा कि जापान एक आधुनिक राष्ट्र बन गया, जापान ना काफ़ी शक्तिशाली भी बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 1868 से 1912 के बीच में जापान आधुनिकीकरण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही है, मीन्स जैसा मैंने ऊपर करवा रखा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। हो सकता है कि आपको इसमें शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर एकदम हूबहू सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नहीं करवा रहा हूँ। आप देख सकते हो, जैसे राजनीतिक सुधार जो क्वेश्चन नंबर 3 में था, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, औद्योगिक विकास, फिर आपका आएगा आर्थिक सुधार, शिक्षा सुधार, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो आप ये देखिएगा कि या तो क्वेश्चन नंबर 3 या तो क्वेश्चन नंबर 4 में से एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा, और दोनों का आंसर एकदम सेम ही है। अब आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन है। इसे देखिए, मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इसका मतलब है या तो क्वेश्चन नंबर 5 या तो क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में दिखने वाला है। तो 2 मिनट के लिए ज़रा यहाँ 5 और 6 नंबर को ज़रा ध्यान से समझिएगा। चीन जापान युद्ध के कारण और एवं परिणामों पर निबंध लिखे, मीन्स चीन जापान युद्ध का क्या कारण रहा और उसका क्या परिणाम निकला, उस पर एक निबंध लिखना है। साथ ही यहाँ पे देखिए, ये जो ईयर है, ये जो इस साल दिया हुआ है इन्होंने, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। तो आइए सबसे पहले चीन और जापान के युद्ध के चर्चा कर ले कि इनका कारण क्या रहा था। सबसे पहले रहा कोरिया। सबसे पहले युद्ध का कारण क्या रहा, कोरिया। अब चीन और जापान दोनों कोरिया पर नियंत्रण चाहते थे। कोरिया राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कोरिया में विद्रोह होने पर दोनों देशों ने सेना भेजी थी। अब बेसिकली मतलब क्या है कि चीन और जापान दोनों कोरिया पे क्या चाहता था, कंट्रोल चाहता था, क्योंकि कोरिया राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। अब जब कोरिया में विद्रोह हुआ तो दोनों देशों ने अपनी सेना भेज दी थी। दूसरा कारण था जापान की साम्राज्यवादी नीति। जापान अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वह एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। जापान आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका था। तो हुआ क्या, जब बिजनेस फ्रंट इन्होंने खोला, जब पश्चिमी मदद इनको मिली, पश्चिमी आधुनिकीकरण हुआ, तो क्या हुआ, जापान जो है साम्राज्यवादी बन गया। अब साम्राज्यवादी हुआ तो ये अपना शक्ति को क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था और विस्तार करना चाहता था। साथ ही साथ जापान आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र भी बन चुका था। तीसरा पॉइंट आता है, जो कि है चीन की कमजोरी। चीन की सेना और प्रशासन कमज़ोर थे। चीन आधुनिक तकनीक में जापान से पीछे था। चीन अपनों क्षेत्रों की रक्षा करने में असफल रहा। जो यहाँ पॉइंट आता है वो ये था कि चीन का सेना और प्रशासन दोनों कमज़ोर हो गया था। चीन के पास आधुनिक तकनीक भी नहीं थी, क्योंकि आधुनिक तकनीक जापान को कहाँ मिले थे, पश्चिमी देशों से। साथ ही साथ बात करें तो चीन अपनी क्षेत्र की रक्षा करने में भी असफल रहा था। आर्थिक कारणों की बात कर ले तो जापान नया बाजार है और संसाधन चाहता था। कोरिया और चाइना व्यापार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। मैंने बताया ना शुरू में ही कि कोरिया जो है राजनीतिक और व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह था, इसीलिए ये युद्ध हो रहा था। देखिए, सबसे पहले कि कोरिया, सबसे पहले युद्ध का कारण क्या बना, कोरिया का प्रस्त्र। उसके बाद बना जापान की साम्राज्यवादी नीति, फिर चाइना का कमज़ोर होना, और उसके बाद है आर्थिक कारण। अब आइए समझ लेते हैं कि युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, मीन्स युद्ध कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ और कहाँ तक पहुँचा। युद्ध की प्रमुख घटनाएं की बात कर ले तो युद्ध की शुरुआत 1894 में हुई, जहाँ दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ। जापान ने अपनी
जापान ने कोरिया में अपनी सेना भेजी। अब जापान की विजय। जापान ने चीन की सेना को कई स्थानों पर हराया। जापानी नौसेना ने भी महत्वपूर्ण जीत प्राप्त की। चीन युद्ध में कमज़ोर साबित हुआ। अब हुआ क्या, अंत में जापान का विजय हुआ। मीन्स युद्ध कौन जीता, जापान जीता। अब जापान का जो नौसेना था, यानी जापान का जो नेवी था, वो चाइना के बहुत सारे नेवी को हराया। साथ में जापान का जो आर्मी था वो भी चाइना के आर्मी को हराया। मतलब ओवरऑल बात करें तो चाइना युद्ध में काफ़ी कमज़ोर साबित दिखाई दे रहा था। फिर आता है शिमानोसेकी की संधि। अब संधि की मुख्य बातें। चाइना ने कोरिया को स्वतंत्र के स्वीकार किया। चाइना ने ताइवान जापान को दिया। चाइना ने भारी युद्ध क्षतिपूर्ति दी। जापान को व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ। अब सबसे पहले क्या हुआ कि युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद मुख्य बातें क्या हुई, चीन ने कोरिया को स्वतंत्र स्वीकार किया। मीन्स चीन माना कि कोरिया क्या है, स्वतंत्र है। साथ में चाइना का जो हिस्सा है ताइवान, उसे उसने जापान को दे दिया। और युद्ध से जो लॉस हुआ उसका भरपाई भी कौन किया है, चीन किया है। जापान को व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुआ। अब चीन जापान युद्ध का परिणाम की बात कर ले कि आखिर युद्ध में परिणाम क्या हुआ, तो हम सबको पता है कि युद्ध में जीता कौन है, युद्ध में जीता है जापान। तो फ़ायदा किसका हुआ होगा, जापान का हुआ होगा। जापान की शक्ति में वृद्धि। जापान एशिया की प्रमुख शक्ति बन गया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी। चीन की कमजोरी स्पष्ट हुई। अब हमें पता है कि युद्ध कौन हारा, चीन हारा। इसका मतलब चीन की सेना और प्रशासनिक कमजोरी सामने आई। ये सबको पता चल गया कि चीन का सेना और प्रशासन काफ़ी कमज़ोर है। चीन में सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी के साथ चीन में क्या हुआ, सुधार आंदोलन का शुरुआत हुआ। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। पश्चिमी देश ने चीन में हस्तक्षेप बढ़ाया। जापान की साम्राज्यवाद नीति भी मजबूत हुई। मीन्स जापान युद्ध कैसे जीता था, अपने साम्राज्यवाद नीति के कारण। इसीलिए साम्राज्यवाद नीति का क्या हुआ, विस्तार और बढ़ावा हुआ। एशिया की राजनीति में परिवर्तन। जापान का प्रभाव एशिया में बढ़ गया, चीन का प्रभाव कम हो गया। अब फाइनली युद्ध से क्या निष्कर्ष निकला कि जापान जो है और मजबूत हो गया और विकसित हो गया, इसका प्रभाव क्या हुआ, बढ़ गया। और जो दुर्भाग्य हुआ वो हुआ चीन के साथ, जहां इसका प्रभाव भी कम हुआ और साथ ही साथ लोगों को ये पता भी चल गया कि चीन जितना दिखता है उतना ताकतवर नहीं है, चीन काफ़ी कमज़ोर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। मीन्स मैंने आपको बताया कि या तो क्वेश्चन नंबर 5 या तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, जहां हम रूस और जापान युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चीन और जापान युद्ध के बारे में पढ़ा, अब हम रूस और जापान युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं एकदम 100% गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इसी वीडियो से मिलेंगे। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। अब हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं रूस और जापान का युद्ध। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं युद्ध के कारण। अब ये जो कोरिया है ना, ये हर जगह युद्ध का कारण बना हुआ है। चीन और जापान में भी कोरिया काफ़ी युद्ध का कारण बन गया था और रूस और जापान में भी। पहला कारण आता है कोरिया पर नियंत्रण का संघर्ष। जापान कोरिया पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, रूस भी कोरिया में हस्तक्षेप कर रहा था। दोनों देश के हित आपस में टकरा गए। बेसिकली हुआ क्या, जापान भी कोरिया को चाहता था, मीन्स कोरिया में अपना दबदबा दिखाना चाहता था, और रूस भी यही चाहता था। अब दोनों में कोरिया के कारण क्या शुरू हो गया, कोरिया के कारण टकराव शुरू हो गया। फिर आता है मंचूरिया का प्रश्न। रूस मंचूरिया में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। वहीं बात करें तो जापान इसे अपने हित में विरोध मानता था। दोनों देश के बीच तनाव बढ़ा। अब मंचूरिया भी एक जगह है जहां पे रूस अपना हस्तक्षेप बढ़ा रहा था, अपना प्रभाव दिखा रहा था, और जिससे जापान को क्या लगा, जापान को लगा कि ये उसका हितों का विरोध हो रहा है। अब दोनों देश के बीच में ये तनाव का कारण बन गया। जापान की साम्राज्यवादी नीति। जापान एशिया में अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, वह एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अब जापान की जो साम्राज्यवादी नीति है, मीन्स खुद को बड़ा करते चलो, खुद को बड़ा करते चलो, ये भी एक मुख्य कारण बन गया था युद्ध का। अब आइए देखते हैं कि युद्ध की घटनाएं क्या क्या हुई। सबसे पहले आता है युद्ध का शुरुआत। तो 1904 में जापान ने रूस पर हमला किया। अब ये डेट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके 1 मार्क्स के लिए। 1904 में जापान ने रूस पे हमला किया। ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि जापान ने पोर्ट आर्थर पर हमला किया था। जापान ने किस पे हमला किया था, पोर्ट आर्थर पे। ये भी 1 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस युद्ध में भी जापान को क्या मिला, विजय मिला। इस युद्ध में भी जापान को जीत ही मिला। जापान ने रूस की सेना और नौसेना को पराजित किया।
इस युद्ध में जापान को बड़ी सफलता मिली, रूस युद्ध में कमज़ोर साबित हुआ। जिस तरह जापान ने चाइना को हरा दिया था ना युद्ध में, सेम वही रिजल्ट यहाँ भी आया। जापान ने रूस को भी युद्ध में हरा दिया। युद्ध में बड़ी सफलता किसको मिली? जापान को। और युद्ध में कमज़ोर कौन साबित हुआ? रूस। अगर बात करूं पोस्ट साउथ की संधि की, तो इस संधि की मुख्य बातें, रूस ने कोरिया में जापान का अधिकार स्वीकार किया। साथ ही साथ जापान को दक्षिण श्रृंखला प्राप्त हुई। रूस ने मंचूरिया से भी अपनी सेना हटाई। सबसे पहले तो युद्ध के बाद क्या हुआ कि कोरिया जो है वो किसके अंडर आया? कोरिया आया जापान के अंडर। साथ में जो मंचूरिया था जिसके कारण भी युद्ध हो रहा था, मंचूरिया भी मिला जापान को। यहाँ से रूस अपना सेना हटा लिया, मीन्स मंचूरिया भी किसको मिला है? जापान को मिला है। और जापान को दक्षिण श्रृंखला भी प्राप्त हुई। अब महत्व को समझ लेते हैं कि आखिर ये युद्ध का क्या परिणाम रहा, क्या महत्व रहा। जापान की प्रतिष्ठा में वृद्धि। जापान युद्ध जीता है तो जाहिर सा बात है कि विश्व का प्रमुख शक्ति बन गया होगा, इसका सम्मान भी बढ़ गया होगा। एशिया में प्रेरणा। पहली बार किसी एशियाई देश ने यूरोपीय शक्ति को हराया। ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली बार किसी एशियाई देश ने यूरोपीय शक्ति को हराया। तो ये कब हुआ? जब जापान ने रूस को हराया। एशिया देशों में आत्मविश्वास भी बढ़ गया इसके कारण। रूस का प्रभाव। रूस की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा। अब जाहिर सा बात है, अगर आप कोई युद्ध हार जाओगे तो आपका इज्जत और सम्मान को क्षति तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इसके कारण हुआ क्या कि रूस में आंतरिक समस्याएं भी बढ़ गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चालू हो गए थे। जापान में साम्राज्यवाद का विस्तार। अब साम्राज्यवाद फिर से चरम सीमा पे आ चुका है, जहां जापान अपना बाउंड्री को एक किस्म से बढ़ाए जा रहा है। जापान का प्रभाव कोरिया और मंचूरिया में बढ़ा। जापान आगे चल के साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। अब आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है रूस जापान युद्ध को एशिया इतिहास का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? रूस जापान युद्ध को एशियाई इतिहास का टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? देखिए, अब जाहिर सा बात है, टर्निंग पॉइंट इसलिए माना जाता है ना कि ये युद्ध पहली बार हुआ था। जापान और रूस का जो युद्ध था वो पहला युद्ध था जहाँ पे एशिया के किसी देश ने यूरोप के किसी देश को हराया हो। यह पहली बार था जब किसी एशियाई देश ने यूरोपीय शक्ति को हराया हो। इसी कारण से इस युद्ध को इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आप समझ गए ना कि इसे टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब किसी एशियाई देश ने यूरोपीय शक्ति को हराया था। युद्ध के मुख्य कारण, मीन्स युद्ध शुरू क्यों हुआ था, तो मैंने ऊपर ही करवा रखा था। कोरिया पे संघर्ष, मंचूरिया पे संघर्ष। युद्ध को टर्निंग पॉइंट मानने के कारण अब ये ज़रूरी है कि युद्ध को आखिर क्यों टर्निंग पॉइंट माना जाता है। सबसे पहले एशियाई देश की ऐतिहासिक विजय। जापान ने एक शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र को हराया, इससे एशियाई देशों में आत्मविश्वास बढ़ा। अब सबसे पहली बार था कि किसी एशियाई देश, जो कि कौन था? जापान, किसको हरा दिया? रूस को, जो कि एक यूरोपीय राष्ट्र था, उसको हराया, जिसके कारण एशियाई देशों में क्या हुआ? आत्मविश्वास बढ़ा। दूसरा कारण ये रहा कि उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को प्रेरणा। भारत, चीन, अन्य एशियाई देशों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। लोगों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। एशिया के देशों का यह विश्वास हुआ कि यूरोपीय शक्तियों को भी हराया जा सकता है। अब ये युद्ध से हुआ क्या? जब पहली बार कोई यूरोप का देश हारा ना, तो ऐसे देश जैसे कि हमारा हो गया भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों में राष्ट्रीय चेतना बढ़ी। मीन्स वो लोग आज़ादी का आंदोलन शुरू किए, क्योंकि वो लोग को समझ में आ गया था कि यूरोपीय शक्तियाँ उतना भी मजबूत नहीं है, उनको भी हराया जा सकता है। जापान का उदय। इसी के साथ क्या हुआ? जापान विश्व में प्रमुख शक्ति बन गया। अब कोई ऐसा देश जो चाइना और रूस को हरा देगा, आप सोचो उसका विश्व में क्या डंका बज रहा होगा। तो इसके साथ क्या हुआ? जापान प्रमुख शक्ति बन गया। उसकी सेना और राजनीतिक प्रतिष्ठा बढ़ी। जापान का प्रभाव एशिया में तेजी से बढ़ रहा था। रूस पर प्रभाव। अब रूस को युद्ध से क्या हुआ? भारी नुकसान हुआ। सबसे पहले तो रूस का इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत कम हुआ। साथ ही साथ रूस में आंतरिक समस्याएं भी बढ़ गई। विश्व राजनीति पर प्रभाव। अब इससे राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ा? विश्व शक्तियों ने जापान को गंभीरता से लेना शुरू किया। एशिया की राजनीति में नया प्रस्तावना आया। जापान आगे चल के साम्राज्यवादी शक्ति बन गया। मीन्स सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जापान का प्रतिष्ठा और इज्जत काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि वो यूरोपीय शक्ति को युद्ध में हराया, साथ ही साथ चाइना जैसे देशों को भी युद्ध में हराया था। युद्ध की महत्व की बात कर ले तो वही महत्व है कि एशिया में जागरूकता आई। लोगों ने समझा कि यूरोपीय देशों को भी हराया जा सकता है और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई। साथ ही साथ जापान में आधुनिकीकरण सफल सिद्ध हुआ। मीन्स जापान ने जो बिजनेस पोर्ट खोल दिया था ना, पहला क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था,
पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था ये उसी का रिजल्ट आ रहा है कि जापान अभी इतना विकसित हो गया है। ये किसके कारण हुआ था? बिजनेस पोर्ट के कारण हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें। वाशिंगटन सम्मेलन का उद्देश्य और निर्णयों पर चर्चा कीजिए। ये काफ़ी ज़रूरी है, ये आपको हो सकता है कि नोट में लिखने के लिए आ जाए कि वाशिंगटन सम्मेलन का उद्देश्य और निर्णय पर चर्चा कीजिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा कंटेंट बनाने में काफ़ी एफर्ट्स लगता है और मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो ये मेरे मन में भी आशा है कि आप सब्सक्राइब करके मुझे भी सपोर्ट करेंगे। वाशिंगटन सम्मेलन का उद्देश्य समझ लेते हैं। सबसे पहले नौसैनिक हथियारों की होड़ को रोकना। विश्व शक्तियाँ तेज़ी से नौसेना बढ़ा रही थी, इससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा था। सम्मेलन का उद्देश्य इस प्रतिस्पर्धा को कम करना था। अब सबसे पहले हुआ क्या कि जापान जैसे ही जीता, तो जापान के जीतने में बहुत बड़ा रोल था नेवी का। किसका? नेवी का, जिसे हम हिंदी में नौसेना बोलते हैं। तो सब देश अब नौसेना अपना काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहा था। अब नौसेना अगर तेज़ी से बढ़ेगा तो युद्ध का खतरा क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। अब ये सम्मेलन का एक उद्देश्य था कि इस जो प्रगति है, नौसेना का जो विस्तारण है, उसको रोकना। दूसरा, प्रशांत महासागर में शांति बनाए रखना। जापान का प्रभाव प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रहा था। अमेरिका और अन्य देश इससे चिंतित थे। सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना था। अब हुआ क्या कि जो प्रशांत महासागर है उसमें जापान का क्या हो रहा था? प्रभाव बढ़ रहा था और अमेरिका और अन्य देश इससे काफ़ी चिंतित थे। तो सम्मेलन का उद्देश्य ये भी था कि क्षेत्र में शांति बनाए रखना। चीन की स्वतंत्रता का रक्षा। कई देश चीन में हस्तक्षेप कर रहे थे। सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि चीन की क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे। मीन्स जैसे ही जापान से चीन युद्ध हारा ना, तो बहुत सारा देश चीन में ट्राई कर रहे थे कि वो जीत जाए। तो इसका एक ये भी पॉइंट था कि चीन में जो अखंडता है उसे बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। विश्व शक्तियाँ आपस में विवाद कम करना चाहती थी, शांति और सहयोग भावना को बढ़ावा देना चाहती थी। इसका मेन एम क्या था कि शांति और सहयोग को भावना को बढ़ावा देना। विश्व की जो अहम शक्तियाँ थी वो आपस में विवाद कम करना चाहती थी। अब आइए वाशिंगटन के प्रमुख निर्णयों की बात कर ले। सबसे पहला आता है 5 शक्ति संधि, जिसे 5 पावर ट्रीटी भी कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिर 5 शक्ति संधि है क्या। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली की यह संधि थी। नौसैनिक जहाज़ों पे संख्या समिति लगाई गई। युद्धपोत निर्माण पर नियंत्रण लगाया गया। फिर आता है अपना 4 शक्ति संधि, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस की यह संधि थी। प्रशांत महासागर में एक दूसरे अधिकारियों का सम्मान करने का निर्णय लिया गया। फिर आता है 9 शक्ति संधि, चीन को स्वतंत्र एवं अखंड स्वीकार करना। सभी देशों ने चीन में समान व्यापारिक अधिकार दिए गए। वाशिंगटन सम्मेलन का महत्व की बात करें तो सबसे पहले क्या था? नौसेना पर वो कंट्रोल लाना। दूसरा था कि जापान की शक्तियाँ सीमित हुई। जापान की नौसेना शक्तियाँ पर नियंत्रण लगाया गया। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। यूरोपीय देश जापान से काफ़ी डर गए थे। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है मंचूरिया संकट के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। मीन्स मंचूरिया संकट क्या है, इसके कारण क्या हुए और इसका परिणाम क्या हुआ। मंचूरियन क्राइसिस भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो 1931 ईस्वी में ना जापान ने मंचूरिया पे आक्रमण किया। इस घटना ने मंचूरिया को संकट कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? मंचूरिया का संकट। यह संकट जापानी साम्राज्यवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण था। इस घटना ने विश्व राजनीति को भी प्रभाव किया। अब आइए देख लेते हैं मंचूरिया संकट के सबसे पहले कारण। पहला कारण है जापान की साम्राज्यवादी नीति। जापान ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह एशिया में अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता था। सबसे पहला तो कारण क्या था? जापान की साम्राज्यवाद नीति। मीन्स जापान जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा था आर्थिक कारण। जापान को कच्चे माल की आवश्यकता थी। मंचूरिया प्रकृति संसाधनों में समृद्ध क्षेत्र था। जापान नए बाजार की तलाश कर रहा था। दूसरा आर्थिक कारण ये था कि जापान को कच्चा माल चाहिए था और प्राकृतिक संसाधनों में मंचूरिया के पास ना अच्छा सोर्स था, जिसके कारण जापान के लिए मंचूरिया पहले से आकर्षण था। जनसंख्या की समस्या। जापान की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी। जापान नए क्षेत्र में लोगों को बसाना चाहता था। अब उस टाइम जापान का जनसंख्या काफ़ी तेज़ बढ़ रहा था और जापान नए क्षेत्र में लोगों को बसाना चाहता था। चीन की कमजोरी। उस समय चीन राजनीतिक रूप में कमज़ोर था।
चीन जापानी आक्रमण का प्रभावी विरोध नहीं कर सका। अब मंचूरिया पे जो अटैक किया था ना जापान, वही बता रहा है कि जापान जीत गया था, चीन उसका सामना नहीं कर पाया था। फिर आता है मैकुडेन घटना। अब 1931 में जापान ने मैडुकन रेलवे विस्फोटक का बहाना बनाया। जापान ने इसका दोष चीन पे लगाया। इसके बाद जापान ने मंचूरिया पर हमला कर दिया। अब हुआ क्या था कि मुकडेन जो रेलवे फाटक था ना, उस पर जापान विस्फोट का आरोप लगाया। किस पे लगाया? चीन पे, जो कि किया नहीं था चीन। और उसके बाद क्या हुआ, जापान ने सीधा मंचूरिया पे हमला कर दिया। अब मंचूरिया संकट की प्रमुख घटनाएं की बात कर ले तो सबसे पहले आता है जापानी आक्रमण। जापान ने तेज़ी से मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। चीन की सेना कमज़ोर साबित हुई। दूसरा बात करूँ तो वो है कठपुतली राज्य की स्थापना। जापान ने मंगचाओ नाम राज्य की स्थापना की। यहाँ जापान का नियंत्रण में था। यह किस में था? जापान के नियंत्रण में था। बेसिकली इसने कठपुतली देश ही बना दिया लगभग मंचूरिया को। मंचूरिया संकट का परिणाम मीन्स ये जो हुआ मंचूरिया क्राइसिस, इसका क्या क्या रिजल्ट रहा? सबसे पहले जापान के साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला, उनका प्रभाव एशिया में और बढ़ गया। राष्ट्रीय संघ की असफलता। राष्ट्रीय संघ जापान को रोकने में असफल रहा। वो जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था ना कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अंतर्राष्ट्रीय वाला, वो भी इसके सामने फेल रहा। चीन और जापान में संबंध खराब हुए। चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया। आगे चल के दोनों देश फिर से युद्ध हुआ। विश्व शांति को खतरा। अब अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ गया। बेसिकली अगर आप ऐसा बार बार युद्ध देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ेगा और विश्व शांति को भी खतरा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले, जो कि है जापानी साम्राज्यवाद के उदय का विचारण करें। बेसिकली इसमें हमें बताना है जापानी साम्राज्यवाद के बारे में डिटेल में बताना है काफ़ी। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर अभी काफ़ी कम है, बट मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। तो आइए जापान में साम्राज्यवाद के उदय के कारण बता दूं कि क्यों जापान इतना तेज़ी से ग्रो कर पाया। सबसे पहले आता है औद्योगिक विकास। जापान ने उद्योग का तेज़ी से विकास हुआ। उद्योग के लिए कच्चा माल की आवश्यकता बढ़ी। जापान नए बाजार की खोज करने लगा। तो इसमें औद्योगिक विकास सबसे पहले साम्राज्यवाद आखिर इसको बढ़ाना क्यों पड़ा, क्यों इसको दूसरों पे कब्जा करना शुरू करना पड़ा? तो इसका सबसे पहला कारण था औद्योगिक विकास। अब हम सबको पता है जापान में उद्योग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। अब तेज़ी से बढ़ रहा था तो उद्योग के लिए क्या चाहिए? कच्चा माल। और कच्चा माल के लिए ये नया बाजार की आवश्यकता मीन्स खोज चालू कर दिया। जनसंख्या में वृद्धि। उस टाइम जापान का जनसंख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और जापान नए क्षेत्रों में लोगों को बसाना चाहता था। सैन्य शक्ति का विकास। जापान ने आधुनिक सेना और नौसेना बनाई। पश्चिमी देशों ने सैन्य तकनीक अपनाई गई। जापान अपनी सेना शक्ति पर गर्व करने लगा था। पश्चिमी देशों का प्रभाव। यूरोप की देशी साम्राज्यवाद नीति पर जापान का प्रभाव पड़ा। जापान भी शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था। बेसिकली एक इन्फ्लुएंस तो ये भी था कि इन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जापान को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया शक्तिशाली बनने के लिए। जापान भी उनके तरह शक्तिशाली होना चाहता था। राष्ट्रवाद की भावना। जापान में राष्ट्रवादी गौरव की भावना बढ़ी। लोग जापान को महान शक्ति बनाना चाहते थे। लोग भी प्रभावित हुए। लोगों को भी अच्छा लगा कि जापान का वृद्धि हो, तो जापानी लोग के अंदर भी ना राष्ट्रवाद का भावना बढ़ गया। अब साम्राज्य का अगर विस्तार करें, साम्राज्यवाद का विस्तार करें कि आखिर कैसे कैसे जापान बढ़ा, तो सबसे पहले चीन जापान युद्ध जिसे मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद आया रूस जापान युद्ध, जहां ये इतिहास का टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई एशियाई देश यूरोपीय शक्ति पे भारी पड़ा। फिर इसके साथ युद्ध के बाद जापान को क्या मिल गया? कोरिया का अधिकार। फिर फाइनली जापान ने मंचूरिया पे भी कब्जा कर लिया चीन को हरा के। ये सब से इसका शक्ति और प्रभाव क्या हुआ? बढ़ता चला गया। एक किस्म से इसका शक्ति और प्रभाव क्या हुआ? बढ़ता चला गया। अब अगर बात करें कि जापानी साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव रहा, तो सबसे पहले जापान की शक्ति बढ़ी। दूसरा, एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के विस्तारवाद से कई देशों में असंतोष पैदा हो गया था। विश्व युद्ध की स्थिति बन गई। विश्व युद्ध की स्थिति बन गई मीन्स जापान किसी पे भी अटैक कर रहा था। जैसे यूरोप में उसने रसिया को अटैक कर दिया, एशिया में उसने चाइना से लड़ाई मोल ली, कोरिया पे कब्जा कर लिया, मंचूरिया पे कब्जा कर लिया। इससे हुआ क्या? विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि आखिर जापान का साम्राज्यवाद का पतन कैसे हुआ। अब हमने देखा ना जापान कितनी तेज़ी से साम्राज्यवाद का सहारा लेके कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो इसके पतन के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं आपको वही बताऊंगा कि या तो क्वेश्चन नंबर 10 या तो क्वेश्चन नंबर 11, दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो दोनों में से दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
तो आइए देख लेते हैं कि जापान में साम्राज्यवाद का पतन कैसे हुआ। सबसे पहला पतन का कारण होता है विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। उसे अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का सामना करना पड़ा। लंबे युद्ध के कारण जापान क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान हिस्सा लिया था और उसे अमेरिका और मित्र राष्ट्रों का सामना करना पड़ा। अब जापान और अमेरिका पहले दोस्त थे, लेकिन युद्ध के कारण ये दोनों को आपस में सामना करना पड़ा और लंबा समय तक युद्ध चला, जिससे जापान क्या हुआ, कमज़ोर पड़ गया। आर्थिक कमजोरी, अब हम सबको पता है कि युद्ध होगा तो जाहिर सा बात है आर्थिक कमजोरी आएगा ही, पैसा ख़त्म होगा ही। युद्ध के कारण जापान की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, उद्योग और व्यापार को भारी नुकसान हुआ, संसाधनों की कमी भी बढ़ गई। उसके बाद आता है सबसे डेंजर पॉइंट, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम। अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। लाखों लोग प्रभावित हुए। जापान की सैन्य शक्ति पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गई। मित्र राष्ट्रों का दबाव, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य मित्र राष्ट्र जापान के विरोध में थे। जापान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ गया। अब हुआ क्या कि सबसे पहले देखिए, उन्होंने तो सबसे पहले परमाणु बम गिरा दिया, जिससे इसका सेना काफ़ी प्रभावित हुआ, लाखों लोगों की भी जान चली गई। उसके बाद मित्र राष्ट्रों से भी दबाव, अमेरिका, ब्रिटेन जो कि इसके अच्छे मित्र थे, वो युद्ध के कारण इसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान अलग थलग पड़ गया। जनता में असंतोष, युद्ध के कारण जनता को भारी कष्ट हुआ, जिससे जनता क्या हुई, नाराज हो गई। अब यही सब कारण था कि इसका जो पतन का ना स्टार्ट हुआ, इसका साम्राज्यवाद का पतन शुरू हुआ। अब इसका परिमाण देख लेते हैं पतन का। पहली बात तो आता है जापान की हार। अब विश्व युद्ध था, उसमें जापान का बुरी तरह से हार हुआ है। फिर उपनिवेशी की स्वतंत्रता, जापान ने अधीन क्षेत्रों को स्वतंत्रता मिली। कोरिया और अन्य क्षेत्रों पर जापानी नियंत्रण समाप्त हुआ। अब इससे हुआ कि जो क्षेत्र पे जापान कंट्रोल कर लिया था, जैसे कोरिया देश मैंने बताया ना, कोरिया पे जापान का कंट्रोल आ गया था। सबसे पहले कोरिया क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, क्योंकि जापान हार गया। इस समय पे जापान काफ़ी कमज़ोर है। जापान में सुधार, युद्ध के बाद जापान में लोकतांत्रिक सुधार किए गए, नई संविधान व्यवस्था लागू की गई। तो ऐसा रहा इसका उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं, और आज के इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी क्वेश्चन हो रहा है। जापान में समाप्ति राज्य के आधुनिक साम्राज्यवादी शक्ति बनने की प्रक्रिया का समूलचन परीक्षण कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जापान फ्रॉम फ्यूडल स्टेट टू मॉडर्न इंपीरियल स्टेट। मिस ये जो सम्मति से साम्राज्यवाद शक्ति जापान कैसे बना है, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मेजर 17, मेजर 18 और मेजर 19 का भी काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। और एक बात और सुन ले कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर है, आपको और कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये मैंने ऊपर ही ऑलमोस्ट करा रखा है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामंती क्यों हारा और साम्राज्यवाद क्यों जीता जापान में। आर्थिक पिछड़ापन था सामंती के टाइम पे, और सामंती का व्यवस्था का अंत कैसे हुआ, राजनीतिक सुधार आया। बेसिकली जो आधुनिकीकरण हुआ ना, वही हमें बताना है, जैसे सैन्य सुधार, औद्योगिकरण विकास, शिक्षा सुधार। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कराए, ये क्वेश्चन एकदम हूबहू उसी तरह है। फिर जापान का साम्राज्य शक्ति उदय, मीन्स जापान का राइज कैसे हुआ, तो चीन जापान युद्ध, रूस जापान युद्ध, एशिया में विस्तार, मंचूरिया पे कब्जा, यही सब पॉइंट लिखना था। अब यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ द लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।